अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMC-BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती उर्दू मीडियम हमारा मज़मून उर्दू है, जमात शशम है। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है हमारा, और सबक का नाम है पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। कौन? पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। इसके बारे में हम आज डिटेल में मालूमात हासिल करने वाले हैं, और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC-BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 25, पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। सबक पढ़ने से पहले पहली बात देख लेते हैं हम लोग। हमारे साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में लगी हुई एक तस्वीर देखी जिसमें टीपू सुल्तान की फ़ौज को अंग्रेज़ों से जंग करते हुए दिखाया गया है और पस मंज़र में चंद रॉकेट परवाज़ कर रहे हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट की इर्तिका को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। इससे ज़ाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। समझ में आ रहा है आपके? APJ अब्दुल कलाम को तो आप सब लोग जानते ही है ना, जानते हैं ना सब लोग। हाँ, ये हमारे साबिक सदर भी रह चुके, अभी इनका इंतकाल हो गया, अभी ये इस दुनिया में नहीं है। APJ अब्दुल कलाम, अबुल फ़कीर पीरज़ादा अब्दुल कलाम। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं नासा, ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका का ये एक इदारा है जो स्पेस मिशन पे जाता है, भेजता है, उसकी तैयारी करता है, उसकी रिसर्च वगैरह करता है, नासा। तो वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई थी। कौन सी तस्वीर लगी हुई? ये दिख रही है आपको यहाँ पर, हाँ ये वाली तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी। तो तस्वीर उन्होंने देखी जिसमें टीपू सुल्तान की फ़ौज को अंग्रेज़ों से जंग करते हुए दिखाया गया है और पस मंज़र में चंद रॉकेट परवाज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, रॉकेट उड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको यहाँ पर तस्वीर में, इस पेंटिंग में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से रॉकेट उड़ रहे हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं
20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट की इर्तिका को टीपू सुल्तान की 18वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। हाँ, अभी जो रॉकेट बन रहे हैं ये जो 18वीं सदी में जो ख्वाब देखा गया था कि इस तरह से रॉकेट उड़ेंगे, ये उसकी ताबीर है। इससे ज़ाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। किसने किया? टीपू सुल्तान। 18वीं सदी में, अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है ना, 2022 है ना अभी। तो 2022 अभी चल रहा है और 18वीं सदी 1801 1802 वो 18वीं सदी, उसके बाद 19वीं आई, फिर 20वीं आई, फिर 21वीं, बराबर ना। तो 18वीं सदी में इसका इस्तेमाल पहले हुआ था, इससे ये जाहिर होता है। तो पहली बात समझ में आ गई आपकी किस तरह रॉकेट यहाँ पर उड़ रहे थे, जो नासा में एक तस्वीर लगी हुई थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नासा का लोगो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि खला यानी कि स्पेस में क्या करता है, छानबीन करता रहता है। समझ में आ गया आपके पहली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का सबक। पहली बात अभी भी जारी है, रॉकेट में बैठकर खला में जाने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, रॉकेट में बैठकर खला में जाने वाले को क्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताएं। एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। और खला को क्या कहते हैं? स्पेस। और अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कुछ खलाबाजों के नाम बताइए। आप इनको डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इस सबक में हम क्या मालूमात हासिल करने वाले हैं? इस सबक में कल्पना चावला के खलाबाज बनने के वाक़े को बयान किया गया है, जो हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत व हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हो तो वो ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहे हैं हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून कल्पना चावला, उसके बारे में आज हम डिटेल में मालूमात हासिल करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 25, पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। ज़मीन इस कायनात का एक छोटा सा क्या है, सैयारा है, जिस पर ज़िंदगी की नशोनुमा के सारे सामान मौजूद है। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उसे संवारने में अहम किरदार अदा किया है। नई चीज़ों की खोज और तरह तरह की इजादात ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी है और ज़िंदगी गुजारने को आसान बना दिया है। ज़मीन क्या है? बहुत बड़ी कायनात। यहाँ पे आपको जो तस्वीर दिख रही है, तस्वीर क्या है? हमारे सोलार सिस्टम की है, निज़ाम शमसी की है। उसमें से एक छोटा सा सैयारा है हमारी ज़मीन। एक छोटा सा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी की नशोनुमा के सारे सामान मौजूद है ना। यहाँ पर पानी मौजूद है, ऑक्सीजन है, हवा है, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उसे संवारने में अहम किरदार अदा किया है। नई चीज़ों की खोज और तरह तरह की इजादत ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी है और ज़िंदगी गुजारने को आसान बना दिया है। अगर हम स्टार्ट से, शुरुआत से अगर देखें कि इंसान की इर्तिका, इंसान किस तरह तरक्की किया, किस तरह आगे बढ़ते गया, अगर हम उस पर एक बार गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि साइंस की वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना, बराबर ना। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? पत्थर के ज़माने की अगर हम बात करें तो क्या करते थे? पत्थर के ज़माने के इंसान क्या करते थे? गारों में रहते थे और क्या करते थे? जानवरों का शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। धीरे 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 क्या हुई? तरक्की हुई, बराबर ना। और आज हम क्या कर रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं हवाई जहाज़ के ज़रिए, बराबर ना। ये साइंस का ही देन है, साइंस की देन है। नई नई खोज, नई नई दरियाफ्तें, नई नई इजादात, इसी की वजह से आज हम इतनी तरक्की कर पाए हैं, बराबर ना। आज हमारे पास हर चीज़ है, ज़िंदगी गुजारने के लिए आसान हो जाती है, ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। और ये किसकी वजह से हुआ है? साइंस की वजह से ही हुआ है, बराबर ना। आज लोग हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, मीलों दूर बैठे बैठे यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिन है, अमेरिका में रात है, फिर भी हम बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, बराबर ना।
हमको गर्मी लग रही है एसी चालू कर देते हैं, बराबर ना। कोई सामान हमको बहुत ज़्यादा दिनों तक रखना है, फ्रिज में रख देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ईजादात है, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक, जिससे हमारी ज़िंदगी क्या हो गई, आसान हो गई, है ना। पहले क्या करते थे, हमको ज़ेरॉक्स निकालना होता था, तो ज़ेरॉक्स था क्या पहले? नहीं। आज हमको किसी डॉक्यूमेंट की, किसी पेज की अगर कॉपी बनाना है तो हम मिनटों में, सेकंडों में उसकी कॉपियाँ बना सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं, बराबर ना। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है, बराबर ना। हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को बदला है। ये क्यों हुआ? नई नई खोज, नई नई ईजादात के ज़रिए। इससे क्या हो गई, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई। समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद उसकी हद ख़त्म हो जाती है। फिर दूर दूर तक खला है, जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा और ना रोशनी। क्या है? सिर्फ खला है। ज़मीन के बाद अब ज़मीन की तरक्की तो हो गई है ना। हमने पिछले स्लाइड में देखे कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए साइंस ने नई नई ईजादात की है, और साइंस तरक्की करते गए यहाँ तक कि हम हवा में उड़ रहे हैं, मीलों दूर हम मिनटों में, सेकंडों में बात कर लेते हैं, अपना मैसेज पहुँचा देते हैं। तरह तरह की ईजादात ज़मीन पर हुई। ज़मीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। परवाज़ करना मतलब यहाँ से उड़कर वहाँ पर जाना, परवाज़ करना, बराबर ना। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, यानी जो 60 किलोमीटर है, क्या है? किलोमीटर। ज़मीन से लेकर आसमान की तरफ अगर हम 60 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहाँ पर हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद उसकी हद ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर हवा नहीं होती। फिर दूर दूर तक खला, स्पेस, खाली जगह। खला मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर, जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा है, ना रोशनी। अब अगर आप कहते हैं कि रोशनी कैसी नहीं है, सूरज की रोशनी तो हर तरफ रहती है। नहीं, सूरज की रोशनी भी वहाँ पर कोई मायने नहीं रखती है, ना आवाज़, ना हवा और ना रोशनी। ऐसा होता है खला। तो साइंस ने किसका रुख किया? अब खला का रुख किया। क्यों? क्योंकि इंसान क्या है, नई नई इजादत करता है और नई नई मालूमात हासिल करता रहता है। उसे तजस्सुस होता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो खला में आखिर है क्या, ये जानने के लिए साइंस ने क्या किया, खला का रुख किया। ज़मीन पर तो हो गया सब, ज़मीन पर तो नई नई इजादत हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ खला का भी रुख साइंस ने कर लिया। और खला क्या है? जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा है, ना रोशनी है। और ज़मीन पर जो हवा मौजूद है वो 60 किलोमीटर तक ही है, और तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद वो हवा ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना आवाज़, ना हवा और ना रोशनी। तो ऐसा होता है खला। बढ़ते आगे, अब खला में परवाज़ कैसे हुई है, किसने शुरुआत की, ये देखते हैं हम। रूस ने। रूस क्या है? कंट्री है, बराबर ना। जैसे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इंग्लैंड वगैरह, उसी तरह रूस भी एक मुल्क है। रूस ने 1957 बराबर ना में अपनी खलाई जहाज़ स्पुतंक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवाज़ की इब्तिदा की। तो सबसे पहले किसने भेजा? रूस ने। किसने भेजा? रूस ने। और पहला खलाई जहाज़ का नाम क्या था? स्पेस शटल जिसे हम कहते हैं स्पुतंक अव्वल, यानी स्पुतंक फर्स्ट। किसने भेजा? रूस ने 1957 को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लायका नामी कुतिया खला में भेजी। अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के ज़रिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रांग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। उनके साथ 2 खलाबाज और भी थे। समझ में आ रहा है आपके? अब रूस ने जो स्पुतंक पहला जो भेजा था खलाई में, वो इस तरह यहाँ पर दिख रहा है, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है।
اور اس کے بعد جو لائکا کتیا تھی جو امریکہ نے بھیجی تھی وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے. اور اس کے بعد نیل آرم اسٹرانگ جس نے چاند پر پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا اس کی تصویر بھی آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہے. تو روس نے 1957 میں اپنا خلائی جہاز اسپوتنک اول خلا میں بھیج کر خلائی پرواز کی شروعات کی. تو شروعات کس نے کی؟ روس نے کی. پھر لائکا نامی کتیا خلا میں بھیجی گئی. امریکہ نے 2 کتے اور بندر خلا میں روانہ کیے. گویا یہ کیا تھا؟ انسانوں کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی. پہلے کس کو بھیجا گیا؟ کتے کو بھیجا گیا، کتیا کو بھیجا گیا، بندر کو بھیجا گیا، دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد ان پر کیا اثر ہوتا ہے. برابر نا؟ یہ کس طرح وہاں پر رہتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، کس طرح کا وہاں کا ماحول ہے، کیسی ہوا ہے نہیں ہے، کس طرح وہاں پر انسان زندہ رہے گا، یہ کتوں اور بندروں کے ذریعے دیکھا گیا. تو یہ کیا تھی؟ انسانوں کے خلا میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی. اور 21 جولائی 1969 کو امریکہ کے اپولو 11 کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ اپولو 11. کیا نام تھا اس کا؟ اپولو 11 کے ذریعے بھیجے گئے نیل آرم اسٹرانگ نے پہلی مرتبہ چاند پہ قدم رکھا. اب کیا ہو گیا دیکھیے، انسان بھی خلا میں جانے لگ گئے. کب؟ 1969. کس نے بھیجا سب سے پہلے؟ امریکہ. اس کا نام کیا تھا اسپیس شٹل کا؟ اپولو 11، اپولو 11 کے ذریعے. اور کون گیا تھا اس میں؟ نیل آرم اسٹرانگ نے پہلی مرتبہ چاند پر قدم رکھا. تو کس نے قدم رکھا چاند پر سب سے پہلے؟ نیل آرم اسٹرانگ نے. اور ان کے ساتھ 2 خلاباز اور بھی تھے، 2 اسٹروناٹ اور بھی ان کے ساتھ تھے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ خلا میں بھیجنے کی تیاریاں شروع ہو گئی. بندر کو بھیجا گیا، کتوں کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد انسان بھی کہاں پر پہنچ گئے؟ خلا میں پہنچ گئے. کب؟ 1969 میں ہی یہ کام ہو گیا تھا. کیا کے ذریعے گئے تھے؟ اپولو 11 کے ذریعے گئے تھے نیل آرم اسٹرانگ اور ان کے ساتھ 2 خلاباز اور. تو پہلے بندر، کتے اور پھر انسان خلا میں جانے لگے. سمجھ میں آ گیا؟ پہلے سائنس نے دنیا میں ترقی کیا، نئی کھوج کی، اور اس کے بعد اسپیس میں جانے لگے. اسپیس کی طرف رک کیا، خلا کی طرف رک کیا، اور پھر کیسے شروعات کی؟ کتوں سے اور بندروں سے، اور بعد میں انسان بھی خلا میں جانے لگے. چلیے بڑھتے آگے. ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 25، پہلے ہندوستانی خلاباز خاتون، ہے نا. اب کیا ہو گیا؟ ہماری تمہید ہو گئی، ہم آگے بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. کیا ہو رہا ہے اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. خلائی تحقیقات کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اب بھی جاری ہے. ہمارے ملک میں بھی اس میں شامل ہے. ہمارا ملک بھی کیا ہے؟ اس میں شامل ہے. حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے ہندوستانی خلاباز ہے. کیا ہے؟ ہاں، پہلے ہندوستانی خلاباز راکیش شرما ہے. ان کے خلا میں پہنچنے پر اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ان سے رابطہ قائم کر کے پوچھا تھا کہ وہاں سے ہمارا ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے. اس کے جواب میں راکیش شرما نے علامہ اقبال احمد کا یہ مشہور مصرع دہرایا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہے نا؟ آپ کو یہ پویم تو یاد ہی ہوں گے، یہ نظم تو آپ نے پڑھے ہی ہوں گے، سنے ہی ہوں گے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. کیا ہو گیا؟ خلائی تحقیق کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور ہمارا ملک بھی اس میں شامل ہے. اس میں ہمارا ملک اس میں پیچھے نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو خلا میں گئے تھے، سب سے پہلے ہندوستانی جو اسٹروناٹ تھے، انڈین اسٹروناٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ تھے راکیش شرما. انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پہلے ایسے انسان تھے ہمارے ملک سے، انڈیا سے، جو خلا میں گئے تھے. کون؟ راکیش شرما. یہ بات ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا ہے نا. بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ اسپیس میں گئے تھے. کون؟ راکیش شرما. تو جب وہ اسپیس میں پہنچے اس وقت کی وزیر اعظم جو تھی، ہے نا، اندرا گاندھی تھی. کون تھی؟ اندرا گاندھی کی تصویر آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہے. راکیش شرما کی بھی تصویر آپ کو دکھ رہی ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہاں سے ہمارا ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے. تو اس کے جواب میں راکیش شرما نے کہا تھا، کیا کہا؟ علامہ اقبال کا شعر دہرایا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یعنی سارے جہاں میں، پوری
دنیا میں پوری زمین پر سب سے اچھا کیا دکھ رہا ہے؟ ہمارا ہندوستان، ہمارا انڈیا، ہمارا بھارت اچھا دکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں، تو یہاں پر کیا دیکھا ہم نے؟ حیدرآباد کے راکیش شرما پہلے اسٹروناٹ تھے انڈیا کی طرف سے، وہ بھی خلا میں یعنی کہ اسپیس میں گئے تھے۔ چلیے بڑھتے آگے، چلیے اب پڑھتے ہم پہلے ہندوستانی خلاباز خاتون کی طرف۔ ریاست ہریانہ کے شہر کرنال کی کلپنا چاولہ کو پہلی ہندوستانی خلاباز خاتون ہونے کا فخر حاصل ہے۔ وہ 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری ہے، کیا ہے؟ چھوٹے بیوپاری ہے، اور ماں ایک گھریلو خاتون۔ کلپنا ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سی دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ انہیں بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا اور موسیقی سے دلچسپی تھی۔ انہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گھومنا بھی پسند تھا۔ اب کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کلپنا چاولہ۔ پہلے ساری چیزیں پڑھ لی، کس طرح اسپیس میں جانا شروع کیا، اور سب سے پہلے کون اسپیس میں گیا تھا، پہلے کتے، بندر، فرسٹ ایسٹروناٹ آرم اسٹرانگ، اور پہلا ہندوستانی خلاباز کون تھا؟ راکیش شرما حیدرآباد کے، اور اب آئے ہیں ہمارے ہندوستانی خلاباز خاتون پہلی، اس کا نام ہے کلپنا چاولہ۔ ریاست ہریانہ ہے نا، ہمارے ملک میں بہت ساری ریاستیں، جیسے ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اسی طرح گجرات، پنجاب، راجستھان، ہریانہ، دلی، کشمیر، بہت ساری ریاستیں۔ اسی طرح ایک ریاست ہے ہریانہ کے شہر کرنال ہے نا، میں کلپنا چاولہ پیدا ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ ہریانہ میں۔ وہ 1 جولائی 1961 کو ایک متوسط خاندان میں پیدا ہوئی، یعنی بہت زیادہ امیر نہیں، بہت زیادہ غریب نہیں، متوسط ہے نا، درمیانی، جسے ہم کہتے ہیں درمیانی۔ ان کے والد بنواری لال چاولہ ایک چھوٹے بیوپاری تھے اور ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ ان کا گھر بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ ان کے باپ بھی پہلے، ان کے والد صاحب بھی پہلے کہیں جا چکے تھے، ایسٹروناٹ بن چکے تھے، ایسا نہیں تھا۔ متوسط خاندان کے تھے، ان کے والد صاحب بیوپاری تھے اور ماں جو ہے گھریلو خواتین تھی۔ جیسے ہمارے گھر میں مائیں ہوتی ہے جو گھر کا کام کرتی ہے، گھریلو خواتین ہوتی ہے، اسی طرح ان کی ماں بھی تھی۔ کس تھی؟ کلپنا چاولہ کی۔ کلپنا ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ کون سی بیٹی تھی؟ چھوٹی بیٹی تھی۔ عام سے دکھائی دینے والی سانولی اور دبلی پتلی کلپنا دھن کی پکی اور ارادے کی مضبوط تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، عام سے دکھنے والی، سادہ سے دکھنے والی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کچھ الگ سے اوپر سے دیا گیا تھا، نہیں، بلکہ سانولی سی، دبلی پتلی سی، عام سے دکھنے والی، لیکن ارادے کی مضبوط اور دھن کی پکی تھی۔ جو کام کرنا اسٹارٹ کر دیا اسے ختم کرنا، اور جو ارادہ کیا اسے پورا کرنا۔ انہیں بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا، پڑھنے لکھنے کا ان کو شوق تھا، اور موسیقی سے دلچسپی تھی، یعنی میوزک سے انہیں کیا تھی؟ دلچسپی تھی۔ انہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گھومنا بھی پسند تھا۔ عام سے دکھنے والی کلپنا چاولہ دھن کی پکی، ارادے کی مضبوط، موسیقی کا شوق رکھنے والی، مطالعے کا شوق رکھنے والی، اور گارڈن میں گھومنے کا بھی ان کو شوق تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے کلپنا چاولہ کے بارے میں پڑھی۔ شروعات 1 جولائی 1961 کو پیدا ہوئی۔ ان کے والد صاحب ایک چھوٹے سے بیوپاری تھے، اور ان کی جو ماں تھی گھریلو خواتین تھی، ہاؤس وائف تھی، سانولی سی، دبلی پتلی کلپنا چاولہ، ارادے کی مضبوط، دھن کی پکی، مطالعے کا شوق رکھنے والی، موسیقی کی شوق رکھنے والی، اور باغ میں گھومنے کا بھی ان کو شوق تھا۔ چلیے بڑھتے آگے۔ 1988 میں کلپنا چاولہ امریکہ کے خلائی تحقیق مرکز ناسا سے وابستہ ہوئی۔ ناسا کے بارے میں ہم نے شروعات میں ہی پڑھ لیے تھے، ہے نا، ناسا۔ اس کے بعد وہ کیلیفورنیا کی ایک کمپنی میں صدر اور تحقیقاتی سائنسداں کے طور پر کام کرنے کے لیے چنا گیا۔ ان کے تحقیقی کاموں سے متاثر ہو کر ناسا نے انہیں خلائی سفر کے لیے منتخب کیا تھا۔ 1997 میں پہلی بار امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے اسپیس شٹل کے ذریعے انہیں خلا میں جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے
गिर्द 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र किया। इस तरह उन्होंने खला में 375 घंटे और 34 मिनट गुजारे। कितने? हाँ, 374 घंटे और 35 मिनट। तो अब क्या हुआ, कल्पना चावला धुन की पक्की थी, इरादे की मजबूत थी, और क्या था, पढ़ने का उन्हें शौक़ था। तो 1958 में कल्पना चावला अमेरिका के खलाई तहकीक की मरकज़ नासा से वाबस्ता हुई, यानी वहाँ से वो जुड़ गए। उसके बाद कैलिफोर्निया की एक कंपनी में सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए उन्हें चुना गया। कैलिफोर्निया एक सिटी का नाम है। उनकी तहकीकी कामों से मुतासिर होकर उनकी जो तहकीक थी, नई नई तहकीक करना, नई नई चीज़ें ढूंढना, खोज करना, सो उससे मुतासिर होकर नासा ने क्या किया, उन्हें खलाई सफ़र के लिए मुंतखब किया। ऐसे नहीं किसी को भी भेज देते हैं वो लोग, बल्कि क्या करते, चुनते हैं। 1997 में 1997 में पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए उन्हें खला में जाने का मौका मिला। कब? 1997 में पहली बार। उन्होंने ज़मीन के गिर्द 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र किया। इस तरह उन्होंने खला में 375 घंटे और 34 मिनट गुजारे। किसने? कल्पना चावला ने। तो समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ। 1988 में कल्पना चावला अमेरिकी खलाई तहकीक से जुड़ी। उसके बाद उन्हें तहकीकी कामों के लिए चुना गया और काम से मुतासिर होकर उन्हें खला में भेजने के लिए चुना गया, मुंतखब किया गया, और वो खला में गई। 252 चक्कर लगाए और 374 घंटे और 35 मिनट वहाँ पर गुजारे। बढ़ते आ गए। दूसरे सफ़र के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म इंद्र कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से बातचीत करते हैं जब उन्हें इकबाल का ये मिसरा याद दिलाया, अल्लामा इकबाल का मिसरा, सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो कल्पना चावला ने कहा था, हाँ मैंने भी सुना था, लेकिन आज अपने आँखों से देख रही हूँ। कल्पना ने उस सफ़र के मुतालिक अपने ख़यालात इन अल्फाज में बयान किए थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी मुल्क और किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हूँ। खलाई तहकीकात इंसानियत की भलाई के लिए है। मैंने खला में यही अज़्म किया था कि मुझे इसके लिए मेहनत करना है। इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ हो सकेगा ज़रूर करूँगी। क्या कह रहे? दूसरे सफ़र के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म जो थे यहाँ के, अपने मुल्क भारत के, इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे कहा कि सितारों के आगे जहाँ और भी है। तो कल्पना चावला ने कहा कि हाँ मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आँखों से देख रही हूँ। और अपने सफ़र के बारे में वो कहती है, अपने ख़यालात का इज़हार करती है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी मुल्क की हूँ या किसी नस्ल की हूँ या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, बल्कि मैंने हमेशा ये सोचा कि खलाई तहकीक जो है इंसानियत की भलाई के लिए है। मैंने खला में यही अज़म किया था कि मुझसे इसके लिए मेहनत करना है और इस सिलसिले में जो कुछ हो सकेगा मैं उसके लिए ज़रूर करूँगी। समझ में आ गया आपके? हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 25, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून, पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून कल्पना चावला के बारे में। तो बच्चों, आज हमारे पास वक्त कम है, इसलिए आज हम इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।